हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। देखो ये टॉपिक करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस यूनिट में मतलब ये यूनिट थर्ड का जब सी पार्ट मैंने स्टार्ट किया था उसकी जो फर्स्ट वीडियो थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बतानी भूल गया था। पहले वो वाली चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर था ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ बार मैग्नेट थी ना, उसमें सेकंड पॉइंट था जब मैंने कहा था कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, बट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रिड्यूसेस टू हाफ। तो ये हाफ क्यों रह जाती है, इस चीज़ को समझना है। देखो ट्रांसवर्स एक्सिस से जब हम कट करते हैं तो पोल स्ट्रेंथ पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे ये क्या है, हमारे पास बार मैग्नेट है, ठीक है, बार मैग्नेट को ऐसे ट्रांसवर्स एक्सिस से कट किया तो ये दो बन गई थी इस तरीके से, ठीक है। और हमने बोला था इनकी पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अगेन नॉर्थ बन जाता है, साउथ बन जाता है, ये नॉर्थ और ये साउथ बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ था कि डाइपोल मोमेंट रिड्यूस हो जाती है हाफ। डाइपोल मोमेंट क्या होती है, या डाइपोल अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई में डाइपोल की लेंथ, जो कि हम 2L लेते हैं। जैसे मान लो ये वाली जो थी हमारे पास, अगर मैं इसको मान लूँ कि ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये 2L की वैल्यू हो गई पूरी की पूरी, है ना। ये 2L होती है ना, यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, ये देखो 2L होती है, ठीक है। तो ये 2L कितना हो गया, मान लो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। जब हमने इसको कट किया तो ऑब्वियस सी बात है ये 2.5 रह गई होगी और ये भी 2.5 रह गई होगी। तो अब 2L की वैल्यू ये है इसके लिए और इसमें 2L की वैल्यू ये है। एक्चुअल में क्या हुआ आपके पास, ये लेंथ क्या हो गई, हाफ हो गई। अगर लेंथ हाफ है, 2L की वैल्यू हाफ हो रही है ना, तो यहाँ पर भी फॉर्मूले में हाफ ही वैल्यू जाएगी। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑब्वियस है क्या हो गई है, हाफ हो गई है, समझ रहे हो। तो यहाँ लिखा हुआ है रिड्यूसेस टू हाफ। क्लियर हो गई है बात या नहीं, ठीक है। चलो चलते हैं अपने उसी टॉपिक पर। चलो जी, ये देखो ज़रा, अब ये टॉपिक बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में किया था हमने, ठीक है। वहाँ पर भी डाइपोल पे इक्वेटोरियल लाइन के लिए निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो वैसे ही इसमें करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर भी हमें डाइपोल बनानी पड़ेगी। तो डाइपोल हम कैसे बनाएंगे, इसमें देखो डाइपोल ये हमने एक डाइपोल ले ली, ठीक है, जिसमें ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। और इसका सेंटर ये है, मान लो O, ठीक है। इस पॉइंट को मैं A मान लेता हूँ यहाँ पर, ये वाला B मान लेता हूँ और ये सेंटर मान लेता हूँ इसका O। और इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, 2L है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली L हो गई और ये वाली भी कितनी हो गई, L हो गई, ठीक है। अब इक्वेटोरियल लाइन आपको पता है क्या होता है, जो भी डाइपोल है उसके सेंटर पे परपेंडिकुलर लाइन होती है, वो होती है इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन ये है आपके पास, ठीक है। तो हम ये इस तरीके से बना देते हैं, ठीक, इक्वेटोरियल लाइन ये बना दी, ठीक है। और इस इक्वेटोरियल लाइन पे ये मान लो P पॉइंट हमने ले लिया, जहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। क्या इतनी बात क्लियर है। और इसका सेंटर से ये जो दूरी है, ये मान लो ये R है आपके पास, बताओ क्लियर है या नहीं है। और ये भी आपको पता है इसका प्लस M पोल स्ट्रेंथ होता है, ये वाला माइनस M होता है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं। देखो अगर आपको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, तो मतलब नॉर्थ से ऐसे बाहर को जाती हुई दिखाई देंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और साउथ पे आती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि देखो ये साउथ पे ऐसे एरो होता है इस तरीके से, समझ रहे हो या नहीं। ये चीज़ देख लेना, पहले मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लो इसकी वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा वो बनेगा इस डायरेक्शन में। इसको हमने ले दिया B1, क्यों, देखो नॉर्थ से ऐसे जाती हुई दिखाई देती हैं फील्ड लाइंस और साउथ की तरफ आती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। तो मान लो अगर ये वाला है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें इस P पॉइंट से इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हुई दिखाई देंगी, ये B2 हो गया हमारे पास। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है। अब देखो ये आपके पास, देखो ऑब्वियस ही बात है ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं मैग्नेटिक फील्ड वाली, ठीक है। अब ये दो डायरेक्शन में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से इधर जा रहा है और इसकी वजह से ये इधर जा रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होगा, ये इस तरीके से होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा हमारा नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने B लिया। अभी ये देखना कि नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्यों आया, अभी पता चलेगा आपको, देखना भी, ठीक है। देखो ये मान लो ये एंगल यहाँ पर कितना है, थीटा है, ये एंगल थीटा है अगर, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे ये, कौन से होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, समझ रहे हो। देखो एक ये हो गई पैरेलल लाइन और एक ये वाली पैरेलल लाइन हो गई, ठीक, और ये लाइन ऐसे आ रही है इसके बीच में इस तरीके से, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या समझ पा रहे हो कैसे बनाया ये मैंने, ठीक है। अब देखो ये एंगल थीटा यहाँ पर, ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा है। अब देखना ये एंगल भी थीटा बनेगा, देखो कैसे, ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन ले ली हमने ये वाली, ठीक है, और एक ये रही पैरेलल लाइन, ठीक। अब ये जो है इसमें ट्रांसवर्सल ये वाली लाइन जाएगी, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा बनाया मैंने, और ये एंगल भी कौन सा होगा, थीटा होगा। ये एंगल भी कौन सा है, यहाँ थीटा है। तो ये वाला थीटा एंगल कैसे आया, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ये दो एंगल्स हैं ये इक्वली होते हैं, और ये कौन से एंगल्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं।
क्या इतनी बात क्लियर हो रही है जो मैं समझा रहा हूँ आपको? ठीक है, ये सब बातें मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जब हमने किया था इक्वेटोरियल लाइन वाला केस तब बताई हुई हैं। ठीक है, फिर भी एक बार ओवरव्यू कर दिया मैंने यहाँ पर। क्या इतनी बात क्लियर है? अब आपको पता है, देखो जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आ रही हैं आपके पास, तो ये दो कंपोनेंट में टूटती हैं। देखो कैसे टूटती हैं दो कंपोनेंट में। देखो जैसे मान लो ये वाला B1 है, वेक्टर है, ठीक है, ये दो कंपोनेंट में टूटेगा। दो कंपोनेंट में कैसे टूटेगा? देखो एक तो ये रहा और एक जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब आपको पता है थीटा के साथ वाला कोस थीटा में टूटता है, तो ये बन जाएगा B1 कोस थीटा, ये हो गया। ठीक है, और अगर दिख रहा है आपको, और इधर क्या बन जाएगा? B1 साइन थीटा बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? समझ रहे हो? सिमिलरली ये B2 वाला है, B2 वाला भी देखो, एक ये कंपोनेंट हो गया इसका और एक ये कंपोनेंट हो गया। ये पता है ना आपको, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ ये थीटा जिसके साथ लगा होता है, इसमें भी ये वाली डायरेक्शन बनेगी ये, और ये कौन सा आ जाएगा? B2 कोस थीटा आ जाएगा। समझ रहे हो? और ये वाला कौन सा आ जाएगा आपके पास? B2 साइन थीटा आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ, कोई दिक्कत तो बता दो इसके अंदर। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इस वजह से देखो ज़रा, ये B1 कोस थीटा और B2 कोस थीटा इस डायरेक्शन में, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में B बनाया था मैंने। ठीक है, वो चीज़ को समझो। ये B1 साइन थीटा और ये B2 साइन थीटा क्या करेंगे? कैंसिल आउट होएंगे। कैंसिल आउट क्यों होएंगे? देखो B1 और ये B2 सेम है इस पॉइंट पे, देख लेना, फॉर्मूले में भी समझ में आएगा आपको। B1 और B2 यहाँ क्या हैं? इक्वल हैं। तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों कंपोनेंट बराबर हैं, और ये क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और ये दोनों कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐड अप होंगे और नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें इसी डायरेक्शन में मिलने वाला है। क्या बात क्लियर हुई है या नहीं हुई है? बताओ। ठीक है, तो देखो अब हम निकालते हैं इसमें B1 और B2। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल की वजह से, नॉर्थ पोल ये वाला है। ठीक है, B1 ये जा रहा था, तो B1 नॉर्मल जो B का फॉर्मूला था वो क्या था आपके पास? म्यू नॉट M अपॉन में 4 पाई, और यहाँ होता था डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस देखना पड़ेगा हमें कि क्या है। अगर याद हो आपको, जैसे नॉर्मल जो सिंपल वाला करते थे हम, B लिखते थे, तो उसमें यहाँ R² आता था जो भी डिस्टेंस होता था। ठीक है, अब ये डिस्टेंस है, देखो AP वाला डिस्टेंस है, तो AP वाला डिस्टेंस कैसे लिखें? देखो ये R है और ये वाला क्या है? L है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में लगाओ, AOP में पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस लगाओगे तो देखो क्या है, ये बेस हो गया आपके पास, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। ठीक है, तो देखो H इक्वल टू में आपको पता है क्या होता है? B² प्लस P² का अंडर रूट होता है, पता है पाइथागोरस से ये। ठीक है, तो B कितना है इसमें आपके पास? ये L है, तो L का स्क्वायर प्लस में P कितना है? R का स्क्वायर। ठीक है, तो या फिर R² प्लस L² भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ गया? R² प्लस L² इसका डिस्टेंस आया है स्क्वायर रूट में। ठीक है, सेम चीज़ इस ट्रायंगल में भी लगेगी जब साउथ से हम इस P पॉइंट की दूरी देखेंगे, या मतलब ये BP वाली दूरी देखेंगे, तो इसमें भी देखो बेस L है, परपेंडिकुलर R है, तो हाइपोटेनस सेम ही निकलने वाली है, तो इसमें भी यही आ जाएगी आपके पास R² प्लस L²। क्या इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ लिखते हैं हम, तो ये फॉर्मूला तो R² वाला होता है। ठीक है, तो ये अंडर रूट में है। ठीक है, अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट होगा, तो सिर्फ बचेगा क्या? R² प्लस L² बचेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? और इसकी डायरेक्शन हम लिख देते हैं अलोंग AP। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ। ठीक है, अगर ये AP नहीं लिखना है तो यहाँ पर जैसे ये B1 लिखा था हमने, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट M बना दो, तो PM भी लिख सकते हो आप इसको। समझ रहे हो? तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है। ठीक, उसके बाद देखो हमारे पास साउथ के लिए करना है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल। तो साउथ पोल के लिए देखो B2 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो म्यू नॉट, पोल स्ट्रेंथ देखो प्लस में है, इधर माइनस में है, लेकिन यहाँ पर हम मोड में लिखते हैं, सिंपल पोल स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास M और 4 पाई, R² होता है, और R भी इसमें कितना है? अंडर रूट में R² प्लस L², उसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट कटेगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ इसमें R² प्लस L²। ये बात समझ रहे हो ना? देखो ये स्क्वायर रूट है, जैसे R² प्लस L², इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये स्क्वायर रूट, तो सिर्फ R² प्लस L² बचेगा। ये चीज़ कह रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो अलोंग BP, और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अलोंग BP नहीं, सॉरी PB आएगा इसमें। क्या आएगा? PB आएगा। ठीक है, ये देखो P से B की तरफ। ठीक है, तो PB आएगा इसमें। क्लियर या नहीं? ठीक है, ये चीज़ें आपको पता चल रही हैं। अब देखो हम यहाँ पर ये चीज़ लिखेंगे कि ये जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट हैं ये कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, तो देखो इसको हम लिखते हैं कैसे? ऑन रिजॉल्विंग B1 and B2 in
into two components each, we see that components of sine will cancel each other। ठीक है, ये चीज़ हो रही है आपके पास। एंड cos कंपोनेंट विल एड अप। समझ रहे हो, ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी, बस यहाँ पर हमने लिख दी है ये बात। क्लियर? ठीक है, ये देख लेना आप, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ऑन रिजॉल्विंग B1 एंड B2 इंटू टू कंपोनेंट्स ईच मतलब दोनों को ही किया है। वी सी दैट कंपोनेंट्स ऑफ साइन विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड कोस कंपोनेंट विल एड अप। समझ रहे हो इतनी बात? तो इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ कोस की वजह से है, तो यानी कि B1 कोस थीटा आएगा प्लस में B2 कोस थीटा आएगा। ये चीज़ क्लियर हो रही है। और ये आपको पता है B1 और B2 क्या है, इक्वल है, चाहे फॉर्मूले से देख लो, और वैसे भी मैंने आपको बता ही दिया था ये बात। ठीक है, कि B1 और B2 यहाँ पर क्या है, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि इनके डिस्टेंसेस क्या हैं, सेम है। डिस्टेंस अलग अलग होते तो इक्वल ना होते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इक्वल है क्योंकि इनके डिस्टेंसेस सेम है। समझ रहे हो, ये फॉर्मूले से भी आप चेकआउट कर सकते हो। क्लियर? तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि B1 इक्वल टू B2 है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको B1 कोस थीटा तो ये है ही है, इस B2 की जगह भी B1 कोस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों को ऐड अप करेंगे तो कितना बनेगा, ये 2B1 कोस थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो ना, सेम क्वांटिटी ऐड अप हो रही है, तो मतलब क्या हो गया, 2 हो रहा है ना ये। समझ रहे हो ना, अगर ये पूरा x है, ये पूरा x है, x प्लस x 2x हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ आप क्या करोगे, B1 की वैल्यू पुट करोगे और कोस थीटा की वैल्यू पुट करोगे। तो B1 की तो वैल्यू पता है हमें, कोस थीटा की नहीं पता। तो कोस थीटा हम कैसे निकालें? कोस थीटा निकल सकता है अगर देखो, अगर हम ये AOP में देखो ट्रिग्नोमेट्री से करें, अगर हम इसको सॉल्व, तो देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, नाउ लिख रहा है इन ट्रायंगल AOP में कोस थीटा निकालते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक से देखो कोस थीटा क्या होता है आपके पास, अगर याद है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, ऐसे पढ़ा था आपने। ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टैन होता है। कोस ये रहा, तो B/H होता है। ठीक है, अब देखो B क्या है इसमें, AOP में देखो L है, और H क्या है, ये टर्म हो गई। ठीक है, तो देखो ज़रा, बेस अपॉन में हाइपोटनिस, तो यहाँ लिखूँगा मैं B/H, बेस है L और हाइपोटनिस क्या है, अंडर रूट में R² प्लस L² है। दिख रहे हैं? क्लियर है या नहीं है बता दो, कोई टेंशन इसमें, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब देखो ज़रा, ये चीज़ आ गई हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट जो है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, L अपॉन में R² प्लस L²। स्क्वायर रूट को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। समझ रहे हो बात को? अब देखो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और इसको मान लो आप सेकंड। क्लियर? पुट कर देते हैं सेकंड को फर्स्ट में। तो देखो ज़रा आपके पास यहाँ लिख देता हूँ मैं, इधर कर देते हैं इसको। देखो पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो देखो आपके पास फर्स्ट थी B में 2B1 कोस थीटा, ये थी ना, देखो 2B1 कोस थीटा, कोस थीटा की ये वाली वैल्यू आई है, तो ये पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। ठीक, तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं हम इसको L अपॉन में R² प्लस L² पावर 1/2। क्लियर? और B1 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं यहाँ पर। देखो तो 2 और B1 की वैल्यू आपके पास ये रही। ठीक है, तो यहाँ से ये पुट कर देते हैं, μ0 m अपॉन में ये है 4 पाई R² प्लस L² इंटू में क्या है आपके पास, L अपॉन में R² प्लस L² 1/2, यही वाली टर्म। ठीक है, समझ रहे हो ना चीज़ों को? अब देखो यहाँ से अगर आप ध्यान दो, m और ये 2 और ये L, क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं होती है m इंटू में 2L? तो m2L को हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं कैपिटल डाइपोल मोमेंट से। ठीक है, तो ये कैपिटल M लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये होता है m इक्वल टू m इंटू 2L होता है। ठीक है, तो m इंटू में 2L को मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल M में लिख दिया। ठीक है, अपॉन में देखो ये क्या है हमारे पास, 4 पाई, और ये देखो ये सेम क्वान्टिटीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 1 है, मान लो 1 प्लस 1/2 पावर ऐड हो जाएंगी, सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 1 प्लस 1/2 ऐड करो ज़रा, 2 LCM कितना आएगा, ये 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं R² प्लस L² की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। बताओ क्या समझ में आया या नहीं? ये पहले भी आपने किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले जब केस में हमने किया था। ठीक है, तो जिन्होंने वो किया हुआ है तो उनको तो कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा ये। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई, समझ रहे हो? ठीक है, और ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इनको वेक्टर क्वांटिटीज़ में लिख दिया करो। ठीक है,
बताओ इतनी बात समझ में आई है। अगर इसका आप नेट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है ये लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। अगर मैं इसको कुछ नाम दे दूँ, यहाँ एन नाम दे दूँ, तो ये पी एन है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अलोंग पी एन डायरेक्शन बन रही है इसकी, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब इसमें स्पेशल केस क्या आ जाता है, वही शॉर्ट डाइपोल वाला। तो फॉर शॉर्ट डाइपोल, अगर हम शॉर्ट डाइपोल की बात करते हैं तो शॉर्ट डाइपोल में क्या होता है, मतलब ये वाली जो लेंथ है बहुत छोटी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दिस आर, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि L इज़ वेरी वेरी लेस देन R, समझ रहे हो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं L इज़ वेरी लेस देन R। क्या इतनी बात क्लियर है। और अगर आपने एक्सियल वाला केस किया तो आपको पता ही होगा इसका मतलब क्या होता है कि L अप्रॉक्सीमेट हम 0 मान के चलते हैं इसमें, ठीक है। तो B कितना हो गया, ये म्यू नॉट M अपॉन में 4 पाई, और ये देखो ये तो 0 हो गया, L स्क्वेयर, L 0 है तो ये L स्क्वेयर 0 हो गया, ठीक है। R स्क्वेयर बचा सिर्फ, ठीक है। तो ये देखो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ करके, ये R स्क्वेयर की पावर ऐसे आएगी 3/2, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ R क्यूब बचेगा। समझ रहे हो बात को, कैसे किया ये मैंने। L तो ये 0 ही हो गया, R स्क्वेयर बचा, R स्क्वेयर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, R क्यूब आ गया आपके पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा होगा एक्सियल लाइन में ये चीज़ क्या है, डबल आती है आपके पास, आपने देखा होगा वहाँ पर ये 2 भी होता है साथ में, ठीक है। तो वहाँ डबल है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर उससे मतलब ये इक्वेटोरियल में कम होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सियल। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये शॉर्ट डाइपोल का केस था, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है, लेकिन इसके बाद ये 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इस तरह के मैंने उसमें भी आपको बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले केस में, जब वहाँ डाइपोल के लिए केस कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, देखो बड़े सिंपल से हैं, समझ लो क्या है। कहता है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो एक्सियल लाइन वाली बात कर रहा है, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कौन सा, इक्वेटोरियल वाला जो अभी किया हमने टॉपिक, ठीक है। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। अब देखो जरा यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच का एंगल पूछ रहा है। तो देखो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस, है ना। इसी तरीके से होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो गई ऐसे, साउथ टू नॉर्थ, समझ रहे हो, साउथ टू नॉर्थ हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा, नेट वाले की बात कर रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, समझ रहे हो। तो एंगल कितना हो गया है, 180 डिग्री का, समझ रहे हो। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन होती हैं तो एंगल 0 होता है, अगर ऐसे अपोजिट हो तो मतलब क्या है, ये 180 डिग्री एंगल है इनके बीच में दोनों में, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आंसर में, कितना आंसर आएगा, ये 180 डिग्री आएगा, ठीक है। इस तरह पूछ लेते हैं कई बार पेपर में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्सियल लाइन में। एक्सियल लाइन में भी ये आपसे क्या कह रहा है, सिंपल वही बात कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में बताओ जरा कि कितना एंगल होगा। तो उसके लिए हम एक्सियल लाइन वाले केस पे चलते हैं। देखो पिछली वीडियो में ये एक्सियल वाला केस किया था हमने, ठीक है। इसमें देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो मैं यहाँ अलग से बना देता हूँ। देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस साइड जा रहा है, तो ये इस साइड डायरेक्शन बना दी हमने, ठीक है। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ टू नॉर्थ इसी डायरेक्शन में, तो ये भी इधर जा रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंगल कितना लिखेंगे, 0 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आंसर कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो एक्सियल लाइन में 0 डिग्री होता है और इक्वेटोरियल लाइन में ये चीज़ 180 डिग्री एंगल होती है। क्लियर है बात, आई समझ में, आसान है बिल्कुल, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लो टॉपिक को, ठीक है। तो यार बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने किया था, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। ओके जी, थैंक यू।